नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं दिव्या। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं जहां खबरों में धावी कैबिनेट की बैठक जो है वो खत्म हो गई है। इस कैबिनेट में कई अहम जो है फैसले लिए गए हैं, उसके बारे में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जानकारी दी है। कैबिनेट में कुल 8 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इस बैठक में उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट बनाने के अध्यादेश को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब दंगे में सरकारी और निजी संपत्ति को होने वाले नुकसान की दंगाइयों से ही वसूली की जाएगी। इसके साथ ही वित्त विभाग के द्वारा सहायक लेखा अधिकारी के पदों पर पदोन्नति होने वाले अधिकारियों के लिए नियमावली में बदलाव किए गए हैं। कोर्ट्स बने हुए हैं। अभी फैमिली कोर्ट्स में डिवोर्स, मेंटेनेंस और चाइल्ड कस्टडी से संबंधित केसेस सुने जाते हैं। तो ये 4 जनपदों में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में जो फैमिली कोर्ट बने हुए हैं, उनमें माननीय हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है कि एक एक पद चाइल्ड काउंसलर और जनरल काउंसलर का अतिरिक्त सृजित किया जाए। विद्यालय हैं जो सरकार से अनुदान लेते हैं सैलरी के लिए, लेकिन उनकी जो भर्ती है, भर्ती प्रक्रिया वो अपने आप ही भर्ती करते हैं। तो इसमें बहुत पहले पूर्व में शिकायतें आई थी, तो ये कैबिनेट ने उनकी भर्ती प्रक्रिया पे रोक लगा दी थी। उसके बाद ये लोग हाईकोर्ट गए थे, तो हाईकोर्ट ने कहा कि आप एक प्रशासनिक आदेश से इस प्रकार से रोक नहीं लगा सकते, इसमें पहले आप विचार करिए। विचार करने के लिए एक समिति ऑलरेडी उच्च शिक्षा ने बनाई हुई है। तो उच्च शिक्षा वाली समिति अब माध्यमिक शिक्षा के अशासकीय विद्यालयों की भर्ती प्रक्रिया पर भी विचार करेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर नैनीताल सीट से मौजूदा सांसद और केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट को बीजेपी आलाकमान से दोबारा टिकट दिए जाने पर कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। जगह जगह मिष्ठान वितरण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में लाल कुआं मुख्य चौराहे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान वितरण किया। इस दौरान मौजूद प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य से लेकर के वरिष्ठ बीजेपी नेताओं और सांसद प्रतिनिधि ने अजय भट्ट को जिताने का संकल्प लिया। केंद्र सरकार द्वारा जो 75 करोड़ का अस्पताल बनाया है और आपके जो जल जीवन मिशन के तहत 11 करोड़ इस लालकुआ में जो विकास कार्य हो रहा है, 24 करोड़ का जो रेलवे स्टेशन जो अमृत योजना के तहत है, ऐसे ही कई विकास कार्य जो लालकुआ विधानसभा में है और पूरे जनता उनके टिकट मिलने पे खुश है, पूरे कार्यकर्ता खुश है। हर जगह मिष्ठान वितरण हो रहा है। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और सभी से आशा है, सभी से विश्वास है और अपील करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताए। अब की बार 400 पार। केंद्रीय नेतृत्व ने पुनः अजय भट्ट जी को यहाँ से टिकट दिया है। हम केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहते हैं और साथ साथ अजय भट्ट जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। चुनाव की तैयारियों में जुटेंगे आप लोग? पूरे कार्यकर्ता जो पिछला लक्ष्य जो हमने अजय भट्ट जी ने जिन मतों से जीते थे, उससे अधिक मतों से जीतने के लिए कार्यकर्ता सतत प्रयास कर रहे हैं और आज घोषणा हो गई है। इसके बाद हम निरंतर कार्यकर्ता उनके चुनाव में लग जाएंगे। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। बता दें, देहरादून के कलेक्ट्रेट सभागार में देहरादून के जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान आगामी चुनाव की तैयारियों के बारे में चर्चा भी की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि देहरादून में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं और कुल 10 विधानसभाएं हैं, जिनके मुताबिक जो है 1880 मतदान स्थल जो है वहां पर बनाए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग के लिस्ट में अपना नाम जुड़वा लें और लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करें। कि किस तरह से अब आगामी जब चुनाव डिक्लेयर होंगे उसके बाद से हम लोगों की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, और उसी के क्रम में आज सभी लोग आए हैं। जैसे मैंने बताया दोबारा से कि हमारे जिले में 10 विधानसभाएं हैं और 10 विधानसभाओं के हिसाब से हमारे पास जो मतदान स्थल हैं वो हमारे करीबन 1880 हैं। इसमें हमने अलग अलग तरह से, जैसे कितने पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं, कितने सर्विस वोटर हैं, कितनी महिलाएं पुरुष, हमारे पास पूरी डिटेलिंग है इस चीज की। हम लोग स्वीप की एक्टिविटीज काफी कर रहे हैं और प्री जो इलेक्शन होता है यही हम लोग कार्य करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा लें।
वहीं चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। यात्रियों के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। चार धामों में स्पेशल मेडिकल टीम तैनात की जाएगी। वहीं स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि इस बार चार धाम यात्रा में 150 विशेषज्ञ डॉक्टर और सपोर्टिंग मेडिकल टीम तैयार की जाएगी। इन सभी को हाई एल्टीट्यूड में इलाज करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि वो चाहते हैं कि डॉक्टर की टीम पहाड़ और मैदानी दोनों क्षेत्रों में जाए और हमेशा उपलब्ध रहे, क्योंकि पहाड़ों से लेकर मैदान तक स्वास्थ्य की स्थिति सही नहीं है। मैं तो कहूंगा कि स्पेशल मेडिकल टीम हमेशा पहाड़ों में तत्पर रहनी चाहिए। वहां समय समय पर आपदाएं आती रहती है। गांव घरों के हमारे जो लोग हैं, पलायन से हम पहले ही परेशान हैं, और अगर मेडिकल फैसिलिटीज भी नहीं होगी तो आखिर लोग जाएंगे कहाँ। और पिछले बार भी कोरोना में जो चारधाम यात्रा थी, मैक्सिमम लोगों की डेथ हुई और सरकार को मृत्यु के आंकड़े छिपाने पड़े थे। ये हालात थे। और इस समय आप मैदानों के साथ साथ कह रहे, पहाड़ों में तो पूरी स्थिति पहले ही है। डॉक्टर जो हैं भी वो वहां रहना नहीं चाहते, उनको वहां टिकते नहीं है। और सरकार क्या करके मुझे समझ में नहीं आता, सबका ट्रांसफर जो है मैदानी क्षेत्रों में कर देती है। तो ये भी एक गंभीर चिंता का विषय पर्वतीय राज्य के लिए है। और हमारी मेडिकल की सुविधाएं जो हैं या स्थिति जो है बहुत बुरी है। वहीं नेशनल हाईवे 7 पर शिवमूर्ति के पास एक रोडवेज की सड़क पर पलटने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे से इस इलाके में जो है अफरा तफरी मच गई। वहीं सूचना मिलने पर आपदा उपकरणों के साथ पुलिस की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची है। बस चंडीगढ़ से श्रीनगर जा रही थी, जिस दौरान वो पलट गई। वहीं बस में 34 यात्रियों के मौजूद होने की खबरें भी सामने आई। दुर्घटना में सभी सकुशल हैं। परिचालक समेत 8 यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया है। वहीं पुलिस इस मौके पर पहुंची है और दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। वहीं श्यामपुर पुलिस चौकी अंतर्गत एक फैक्ट्री से लोहे का सामान चोरी हो गया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर चोरी करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने युवकों के कब्जे से चोरी हुआ सामान बरामद किया। कोतवाल शंकर सिंह बिस्ट ने बताया कि गुमानीवाला निवासी अशोक माथुर की श्यामपुर में एक फैक्ट्री है जिसमें लोहे का काम होता है। देर रात चोरों ने लोहे का सामान चोरी कर लिया। पुलिस ने चेकिंग की और इस दौरान श्यामपुर में एक संदिग्ध टेम्पो को चेकिंग के लिए जब रोका और उसकी तलाशी ली गई तो टेम्पो के अंदर से फैक्ट्री से चोरी का सामान है, लोहे का जो सामान था जो चोरी किया गया था उसे बरामद किया गया, जिसके बाद पुलिस ने युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पहाड़ों में बहुतायत मात्रा में पाई जाने वाली बिच्छू घास कैंसर के मरीजों के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवा के दुष्प्रभावों को कम करने में कारगर साबित होगी। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के शोधार्थी बिच्छू घास से दवा बनाने पर शोध पर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना के तहत SSJVV के इस शोध कार्य को मंजूरी मिली है। वहीं शासन ने इसके लिए 1.5 लाख रुपए जो है आवंटित भी किए हैं। तो बिच्छू घास पे जो काम है वो हमने इनिशियली हमने थोड़ा बहुत काम यहाँ पे ऑलरेडी कर चुका है। तो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर सेल लाइन में हमने इसकी एक्टिविटी देखी थी, तो हमें काफ़ी अच्छी एक्टिविटी मिली थी। तो अभी जो हमारे सुपरवाइजर हैं उन्हें एक और प्रोजेक्ट मिला है जिसमें हम फर्दर इस स्टडी को कंडक्ट करेंगे, जो कि एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि हमें फर्दर इसकी एक्टिविटी को और डिटेल में पता करने का मौका मिलेगा। आपने बिच्छू घास सुना होगा, जिसको कंडाली भी बोलते हैं, सिसुन बोलते हैं हमारी लोकल लैंग्वेज में। तो सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा परिसर जो SSJ परिसर है हमारा जंतु विज्ञान विभाग में, आज से 2 साल पहले हमने बिच्छू घास में एक शोध पत्र प्रकाशित किया था, जिसमें हमने ये पाया था कि इसमें कोविड से लड़ने वाले यौगिक हमें मिले थे। वो हमको मिला था इन सिलिको स्टडी बोलते हैं, जो कंप्यूटर सिमुलेशन स्टडी के थ्रू, मॉलिक्यूलर डॉकिंग एक स्टडी होती है, उसके थ्रू हमको पता लगा कि इसमें
कुछ मेडिसिनल वैल्यू है और कोविड एंटी कोविड एजेंट इसमें उपलब्ध हैं। उसके बाद हमने इसमें शोध जारी रखी और पिछले दिनों हमने इसमें कुछ स्टडी की एंटी कैंसर एक्टिविटी पे। तो इससे पहले तो इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू तो पता थी, लेकिन जो इसकी मेडिसिनल वैल्यू है सबसे पहले हमारे ग्रुप ने, हमारी लैब ने इसका डेवलप किया पहले एंटी कोविड में। खबर आपको बता रहे हैं जहां पर बिच्छू घास का जो है उस पर शोध जारी किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बिच्छू घास जो है वो एक उपचार के रूप में उसका प्रयोग किया जा सकता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर शोधकर्ता जो हैं बिच्छू घास के साथ शोध कर रहे हैं। और बता दें, ब्रेस्ट कैंसर हो, सर्वाइकल कैंसर हो, इन तमाम जो कैंसर है उस पर जो है प्रयोग करके देखा जा रहा है कि बिच्छू घास इन कैंसर के सर्वाइवल के लिए जो है वो उपयुक्त साबित हो सकती है। ये शोध जहां पर दुष्प्रभावों को कम करने में बिच्छू घास की मदद जो है शोधकर्ताओं के द्वारा ली जा रही है और रिसर्च इस पर की जा रही है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर बिच्छू घास के ऊपर रिसर्च करती हुई ये तस्वीर है। बुलेटिन में बने रहिए हमारे साथ, यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। Hey mom! Hey, look! I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. Hey mom! Hey, look! I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर मंगलोर से है जहां लाभार्थी सम्मान समारोह कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की है। ये जो हमने सम्मान समारोह आयोजित किया है और इस सम्मान समारोह में आप सब आए हैं, मैं सभी लाभार्थी भाई बहनों का भी अभिनंदन करता हूं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक शासन पहुंचे, सरकार की सुविधाएं पहुंचे, योजनाएं पहुंचे, उसके लिए लगातार पिछले 10 सालों में अनेक कार्य हुए हैं, जिनके बारे में बहुत विस्तार से आदरणीय निशंक जी ने बहुत विस्तार से यहाँ से बताया किस प्रकार से योजनाएं पहुंची है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी बहुत बातें यहाँ पर बताई हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर उन योजनाओं को लाया गया है जो योजनाएं वास्तव में जरूरत थी, जिसके कारण से लोगों का जीवन आगे बढ़ सकता था। उन योजनाओं को लागू करने का काम, उन योजनाओं को नीतियों में लाने का काम, उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई बहनों, हम सभी जानते हैं मोदी जी की सरकार गरीबों को समर्पित सरकार रही है। चाहे हम किसी भी योजना की बात करें, उनकी योजनाओं में अगर प्राथमिकता किसी को रही है तो गरीब के कल्याण की रही है, गरीब के उत्थान की रही है, गरीब को सहायता पहुंचाने के लिए रही है। हमेशा उसके मूल में रहा है कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग, ऐसे भाई बहन जो समाज के अंतिम छोर में रहते हैं,
जो गरीबी में अपना जीवन यापन करते हैं, उनका जीवन स्तर कैसे उठाया जाए, उनको कैसे सहायता पहुंचाई जाए, उसको मूल में रखकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। क्योंकि वो एक गरीब परिवार में पैदा हुए, उन्होंने गरीबी को जिया है, गरीबी को देखा है, गरीबों को दुख दर्द को सहा है और गरीबों के दुख दर्द को हमेशा उन्होंने अपने सीने से लगाया है। इसीलिए उसको दूर करने के लिए हर संभव प्रयत्न उन्होंने 10 सालों में किए हैं। भाइयों बहनों, आज आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मैं कह सकता हूं कि इतनी बड़ी संख्या आपकी ये दर्शाती है कि पिछले 10 सालों में गरीब कल्याण के लिए अनेकों काम देश के अंदर हुए हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हमारा देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आज भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। आज भारत की सरकार जो भी फैसले लेती है उसकी गोल पूरी दुनिया में होती है। यही कारण है कि आज भारत भी दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप देखिए, कोरोना महामारी आ गई, पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हो गई, लेकिन हमारे देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व कौशल था। भाइयों बहनों, अनेक योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू हुई है। चाहे हम आज गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, जन धन योजना की बात करें, चाहे आज हम जो है इज्जत घर बनाने की बात करें, या आयुष्मान भारत योजना की बात करें, हर घर नल से जल की बात करें, या वैक्सीन देने की बात हो, या अन्न उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे लखपति दीदी बनाने की बात हो, अगर हम इसकी बात करेंगे तो काफी समय लग जाएगा भाइयों बहनों। लेकिन वो योजनाएं हम गिनाते गिनाते वो पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। अगर लाभार्थियों के बीच में हम आए तो मैं कह सकता हूं कि आज देश का हर एक व्यक्ति लाभार्थी है। मैं देख रहा था आज कुछ ऐसे नेता जिन्होंने अपने कालखंड में जब वो सत्ता में रहे केवल और केवल अपने परिवारों के लिए काम किया है, या बहुत ज्यादा अपनी पार्टी के लिए काम किया है, पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए काम किया है, जिन्होंने घपले घोटाले किए हैं, वो कहते हैं कि मोदी का परिवार नहीं है। भाइयों बहनों, मोदी का परिवार आप सब हैं। मोदी का परिवार पूरा उत्तराखंड है, मोदी का परिवार पूरा देश है। उनका परिवार 140 करोड़ भारतीय मोदी जी के परिवार हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लिए काम नहीं किया है, उन्होंने निजी हितों के लिए काम नहीं किया है, उन्होंने संपूर्ण भारत के रहने वाले 140 करोड़ भारतीयों की चिंता की है, उनके दुख दर्द के लिए अपना जीवन लगाया है। एक एक पल और एक एक क्षण उन्होंने देश के लिए लगाया है। भाइयों बहनों, आज भी मैं आपको बताऊं, अभी 2 दिन पहले मैं और महेंद्र भट्ट जी हम भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में भाग लेने के लिए, संसदीय बोर्ड की बैठक में भाग लेने के लिए हम दिल्ली गए हुए थे। पूरे दिन भर मोदी जी जनसभाएं करते रहे, सरकारी काम करते रहे, और शाम को रात्रि को 7 बजे से लेकर प्रातःकाल 4 बजे तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक करी। भाइयों बहनों, तो मैंने सोचा, मैं भी वहीं बेंच पर बैठ गया, महेंद्र भट्ट जी भी बैठ गए, और मुझे लगा कि अब अगले दिन प्रधानमंत्री जी का कोई कार्यक्रम नहीं होगा, क्योंकि 4 बजे तक वो बैठक कर रहे हैं, 5 बजे प्रधानमंत्री आवास पहुंचेंगे, तो आज दिन में कोई कार्यक्रम नहीं होगा, क्योंकि पूरे दिन भर नहीं सोए हैं, पूरी रात भर नहीं सोए हैं। मैंने उनके ऑफिस के किसी अधिकारी से पूछा वहीं पर, क्या कल प्रधानमंत्री जी का कोई कार्यक्रम नहीं है? तो बोले उनके कार्यक्रम कल सवेरे 9 बजे से लगे हुए हैं। मैंने कहा तो आप जाके थोड़ी देर आराम करेंगे क्या? बोले आप जैसे ही गाड़ी में बैठेंगे मेरी ड्यूटी तो पूरी हो गई है, अगले ड्यूटी वाले के पास उन्होंने क्या क्या काम करने हैं वो लिखे हुए होंगे, उनको अगले काम पर शुरू हो जाएंगे, और अब तो उनके सोने का समय नहीं है, ये 5 बजे तो वैसे ही उनका 4 बजे के बाद जागना हो जाता है। तो भाइयों बहनों, अगले दिन मैंने सोचा कि इन्होंने मुझे कहा तो है, तो अगले दिन सवेरे जब 9 बजे मैं उठकर जैसे बैठकर तैयार हुआ, तो मैंने भी अपने साथ में किसी से पूछा कि आप देखो आप प्रधानमंत्री जी का कहां से लाइव आ रहा है। तो मैं सच बताऊं आपको, तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि प्रधानमंत्री जी 9:30 बजे झारखंड पहुंच गए। पूरे दिन भर उन्होंने कार्यक्रम किए। इस प्रकार के कर्मयोगी हमारे प्रधानमंत्री जी,
इसलिए आज देश आगे बढ़ रहा है। देखिए, देश के अंदर कितने लंबे समय से हम सब सोचते थे कि देश के अंदर से धारा 370 खत्म होनी चाहिए। वो कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग था, लेकिन पहले की नीतियों के कारण से देश की आजादी के बाद जिन हुक्मरानों ने काम किया, शासन किया, उन्होंने भारत का उसको अभिन्न अंग नहीं बनने दिया। धारा 370 के कारण से एक देश के अंदर ही दो विधान चलते थे, दो प्रधान चलते थे, दो निशान चलते थे। एक देश में दो प्रकार की व्यवस्थाएं चलती थी। और उत्तराखंड राज्य से ये रुड़की जो हमारा सैनिक बाहुल्य भी है, प्रौद्योगिकी का बड़ा केंद्र भी है, इस केंद्र से भी अनेकों लोगों ने वहां जाकर अपनी सेवाएं कश्मीर को बचाने के लिए दी और 40,000 से भी ज्यादा लोग उस कश्मीर के अंदर शहीद हो गए कश्मीर को बचाने के लिए। लेकिन वो कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं बन पाया। भाइयों बहनों, अभी धारा 370 आर्टिकल 370 की एक मूवी आई है, फिल्म आई है, पिक्चर आई है, उसको आप देखेंगे तो वहां पर किस प्रकार से सुरक्षा बलों को कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उनके ऊपर पत्थर मारे जाते थे, गोलियां चलाई जाती थी, पेट्रोल पंप फेंके जाते थे। वहां पर कोई कानून का राज नहीं चलता था, क्योंकि वहां की धाराएं इस प्रकार की थी। इस प्रकार का देश के संविधान में व्यवस्था की गई थी। उस धारा 370 को समाप्त करने का भी काम किसी ने किया, किसी ने हिम्मत की, किसी ने सीना दिखाया, 26 इंच का सीना दिखाया, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाया। भाइयों बहनों, और कश्मीर के अंदर से धारा 370 समाप्त हो गई। एक छोटा सा मच्छर भी कहीं हताहत नहीं हुआ। जो लोग कहते थे वहां खून की नदियां बह गई। हमारी मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक जो एक अभिशाप था, उस 3 तलाक को समाप्त करने का काम उन्होंने किया। हम सब लोग गली गली में घूम घूम के कहते थे, लंबे समय से कहते थे। यहाँ रुड़की के पास मंगलौर के बगल में, यहाँ रुड़की में भी हमारे यहाँ रामनगर है। मैं जब रामनगर आया था चुनाव में, तो उस समय लोग कह रहे थे कि ये रामनगर है, भगवान राम की नगरी है। भाइयों बहनों, जब भी हम किसी ऐसे स्थान पर जाते थे तो भगवान राम याद आते थे और लंबे समय से नारा लगता था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लंबा कालखंड बीत गया, लेकिन राम लला का मंदिर नहीं बन पा रहा था। भाइयों बहनों, राम सबके हैं, राम यत्र तत्र सर्वत्र है, और उन राम लला को भी ठीक प्रकार से उनकी प्राण प्रतिष्ठा, भव्य और दिव्य मंदिर बनाने का काम किसी के नेतृत्व में संपन्न हो रहा है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संपन्न हो रहा है। भाइयों बहनों, ऐसे असंभव काम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज भारत विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। पूर्वोत्तर के राज्यों में आज ग्रोथ का इंजन तेजी से चल रहा है। उत्तराखंड हमारा 21वीं सदी का तीसरा दशक हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उत्तराखंड का दशक होगा। उनको हमारे उत्तराखंड से भी विशेष लगाव है। आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर आज विकास हो रहा है। अगर हम बात करें रुड़की से आज दिल्ली जाने की, तो रुड़की से दिल्ली जाने में अधिकतम 2.5 से 3 घंटे में हम दिल्ली पहुंच जाते हैं। मैं एक दिन बहन जी कल्पना सैनी जी से पूछ रहा था कि जब संसद का सत्र चलता है तो आप क्या करती हैं, तो कह रही थी बहुत दिन ऐसा होता है भाई साहब कि मैं जो है सवेरे यहां से दिल्ली जाती हूँ और शाम को वापस आ जाती हूँ। तो ये विकास, ये क्या पहले भी हो सकता था कि नहीं हो सकता था? ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं, ये प्रश्न हम सबका है कि आखिर ये जितने काम, जितने विकास की योजनाएं, जितने गरीब कल्याण की योजनाएं, जितने लोगों को आज जरूरत की योजनाएं, वो सब आज देश के अंदर हो रही हैं। तो इन योजनाओं को पहले की सरकारों के द्वारा भी लाया जा सकता था, नहीं लाया गया भाइयों बहनों, क्योंकि उनकी नीति भी नहीं थी, नियत भी नहीं थी। केवल वोट बैंक की राजनीति करते थे, तुष्टीकरण की बात करते थे, केवल और केवल लोगों को वोट बैंक के लिए तमाम जगह पर लड़ाने का, झगड़ाने का काम करते थे। पहले देखिए, आप दिवाली आती थी, होली आती थी, ईद आती थी, कोई और त्योहार आता था, तो लोग कहते थे भाई साहब आप घर से बाहर मत निकलना, रेलवे स्टेशन पर मत जाना, दिल्ली मत जाना, बड़े बड़े शहरों में मत जाना, क्योंकि कहीं बम विस्फोट न हो जाए, कोई आतंकवादी घटना न हो जाए, कोई अलगाववादी घटना न हो जाए। आज देश के अंदर जिस प्रकार से शांति का माहौल बनाया है, जिस प्रकार से आज सारे लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, इतनी सारी योजनाएं अभी मिशन जी गिना रहे थे, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर से नल जल की योजना, आयुष्मान भारत योजना, लखपति दीदी योजना। अगर हम इन योजनाओं की बात करें तो क्या किसी के साथ भेदभाव के कारण शायद ये योजनाएं कहीं नहीं मिली। हर वर्ग का व्यक्ति उसमें लाभार्थी बना होगा, जिसको भी जरूरत रही होगी उसको वो योजना मिली होगी, क्योंकि मोदी जी का नारा है, उनका संकल्प है, सबका साथ सबका विकास,
सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये समाहित करता है कि सबके कल्याण के लिए काम होगा, और केवल भारत के अंदर ही नहीं, आज दुनिया के अंदर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की जो लोकप्रियता है सर्वाधिक है। पूरे देश के अंदर उनकी रेटिंग जब भी आती है, पूरी दुनिया के विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आज वो है, क्योंकि जो योजनाएं आज वो देश के अंदर चला रहे हैं पूरा विश्व उसकी तरफ देख रहा है। भाइयों बहनों, आपने देखा उन्होंने जो हमारे भारत की संस्कृति है, हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्राणाम वसुधैव कुटुंबकम। ये हमारे शास्त्र कहते हैं कि हम केवल छोटे बड़े की बात नहीं करते, तेरे मेरे की बात नहीं करते, हम तो सर्वत्र पूरे संसार की बात करते हैं। पूरा संसार हमारा घर है, उसको चरितार्थ करते हुए कोरोना जैसी कठिन महामारी के समय में हमारे देश की सरकार ने जहां देश के अंदर लाभार्थी सम्मान समारोह में सीएम धामी का संबोधन आपने सुना, जिसमें उन्होंने विपक्ष को कश्मीर के मुद्दे को लेकर के घेरा। साथ ही सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं का उन्होंने जिक्र किया, जिसमें लखपति दीदी योजना सहित किसान सम्मान निधि योजना के साथ ही कई योजनाओं की जिक्र उन्होंने किया और कहा कि उत्तराखंड वासियों को जो है अंतिम छोर पर बैठे हर व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे थे आप। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।